हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन नंबर हमारा 16 है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि स्पेशल में 2-3 दिन हमारी क्लास डिले हुई है। तो ये थोड़ी सी साथियों त्यौहार था, इसकी वजह से क्लासेस डिले हुई है, बट अब दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर चलने वाली है। तो आज का सेशन नंबर दोस्तों 16 है और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में दिल्ली पुलिस का होने वाला है। प्लस CGL CHSL CPO 2024 के लिए आपको तैयार रहना है। तो इस सेशन को आप लगातार बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको रैंक दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे और आपको मेरिट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक लाकर देंगे। उस सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ते चलाते रहेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले सेशन से एक सीरीज स्टार्ट की है कि पहला जो प्रश्न रहेगा उसको हम सेशन के लास्ट में सॉल्यूशन उसका करवाएंगे। तब तक आप इसका सॉल्यूशन करिए, अगर नहीं होता है तो चैनल के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, टॉप 10 क्लास, इसका मतलब टॉप 10 ही क्लास होगा, बेस्ट कंटेंट यहाँ पर होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए, 500 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1.25 है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, कभी भी अगर आपके पास ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली ये करना है आपको कि कहाँ पर आपको 1.25 आ रहा है, और ये आपको करना है ऑप्शन वाई, क्योंकि बेसिक से करोगे तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा। और हम यहाँ पर वही चीज़ सीखते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम हॉल में हमें किस प्रकार से अप्रोच लगानी चाहिए। तो चलिए साथियों, देखिए, बिना टाइम गवाए हुए हम करते हैं हमारी ऑप्शन मेथड से। तो देखिए, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। तो ये फॉर्मूला बहुत कारगर होता है सिद्धि साथियों। अगर इसके अलावा आपको ये नहीं करना है तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर या बहुत सारे फैक्टर ट्री मेथड से भी आप जा सकते हो। लेकिन साथियों, ऐसा प्रश्न अगर कहीं आता है तो आपको हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मान लेता हूँ मैं 5% मैंने लिया है ना। तो देखिए, 500 का 5% मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 100। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 कितना हो गया साथियों, 25 हो गया। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब फिर दूसरे साल के लिए देखिए, 25 गुणा में 5/100। तो आपको पता है 100 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 0.25 और गुणा में 5। तो यहाँ पर कितना जाएगा साथियों, यहाँ पर जाएगा देखिए 25×5 125, तो 1.25। और आपको पता है कि 2 वर्ष है तो 2 गुणा 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये तो साथियों कितना जाएगा, 25 दूनी 50, 2 वर्ष का। और यहाँ पर 1.25 और 1.25 भी अंतर है, और यही तो साथियों अंतर है। तो हमारी जो रेट आ जाएगी वो कितनी आएगी, 5%। तो देखिए साथियों, कितनी आसानी से हमने ये कर लिया। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो हम सेकंड में जाते और इजीली उसको भी हम कर लेते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 500 रुपये की राशि 5% की दर पर दी गई है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है साथियों, तुलसीराम का वेतन काशीराम के वेतन से 20% अधिक है। अब देखिए, 20% क्या होता है, 20% होता है साथियों 1/5, है ना। अब देखिए, तुलसीराम है और काशीराम है, ठीक है। तुलसीराम का वेतन काशीराम से 20% अधिक, मतलब काशीराम कितना है, 5 है, और तुलसीराम कितना है साथियों, 6, ठीक है। यदि तुलसीराम 720 की बचत करता है जो कि उसके वेतन का 4% है, तो काशीराम का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर लॉजिक हमें मिल गया। क्या बोल रहा है, तुलसीराम 720 की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। तो वेतन हमेशा 100% होता है। तो देखिए, 4% बराबर साथियों कितना है, 120 है, 720 है। तो 25 का गुणा कर दूँ तो 100 आ जाएगा। तो देखिए, 25×100%, और 25 का गुणा अगर मैं इसमें करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 0। 25 दूनी 50 का 0, कैरी आया 5, 25×7 175, और 5 कितना हो गया साथियों, 180। तो कुल मिलाकर जो हमारा तुलसीराम है उसका वेतन 18,000 है। और 18,000 साथियों किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आपको पता है 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वेतन ही तो है। तो ये मैंने लिख दिया 18,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही साथियों, 3,000 आ रही है। तो आपको वैल्यू किसकी याद करना है, काशीराम की। तो काशीराम का वेतन कितना हो जाएगा साथियों, 15,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए, ठीक है साहब।
जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तो शंकु बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अब आपको पता होगा कि कभी भी हम किसी भी चीज़ को पिघलाकर अगर बना रहे हैं तो आयतन हमेशा समान होगा, क्योंकि उसी चीज़ को पिघलाकर ही तो बना रहे हैं, राइट। तो देखिए बेलन को पिघलाकर हम शंकु बना रहे हैं, तो देखिए हमारे पास हर जगह सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर है, तो हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें सेंटीमीटर में बदलना है साथियों, तो ऐसा करता है हम 10 का भाग दे देते हैं, राइट। तो ये कितना जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, राइट साथियों। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये कितना जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ, है ना। देखिए मैं बेलन की लिख देता हूँ रेडियस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेलन मतलब सिलेंडर सी। तो रेडियस साथियों कितनी है उसकी, 3 है, और हाइट कितनी है साथियों, 5 है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शंकु, जिसको हम कहेंगे कोण, तो इसको भी सी से, तो इसको एस बाई लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ, राइट। तो देखिए इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी साथियों, 0.1 पॉइंट बन जाओ 0.1, और हाइट कितनी जाएगी साथियों, 1, ठीक है। अब इनके आयतनों को हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है साथियों, 3, तो आर स्क्वायर, और एच कितना है साथियों, 5 है, बराबर। अब इसका होता है 1/3 शंकु का, पाई आर स्क्वायर यहाँ होगा, तो आर की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 इंटू में हाइट भी 1 है, ठीक है। अब देखिए साथियों पाई से पाई कट गया। अब देखिए 3, ये 3 तो इधर है ना, ये नहीं कटेगा। देखिए अब ये 1 है, तो अगर पॉइंट में हटाता हूँ तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 3 भी है ना, तो मैं इधर ले आऊँगा पूरों को, है ना। और एन बनाना है तो एन लिख लेते हैं हम, है ना। तो एन बराबर कितना जाएगा साथियों, देखिए 3 गुणा में 5 पहले से ही है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 3 ले आते हैं, और ये वाला हम 100 ले आते हैं ना। तो देखिए 3 3 9 3 27, 5 होता है 135, तो एन बराबर साथियों 135, और 2 जीरो ये बढ़ जाएगी, तो 13,500 शंकु साथियों इसमें से बनाए जा सकेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 13,500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए एक आदमी 5 घोड़ों और 10 गायों को 10,000 में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 15% के लाभ पर और गाय को 10% के नुकसान पर बेचता है, तो उसे 375 का लाभ होता है। तो प्रत्येक घोड़ा व गाय की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों ऐसे प्रश्न को हमें क्या करना है, देखिए लाभ पर और हानि पर बेच रहा है ना। तो देखिए मैं हॉर्स ले लेता हूँ, इसको मिक्सर सॉरी उससे हम करेंगे, हाँ मिक्सर एलिगेशन से, राइट। तो देखिए हॉर्स को हम कितने 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 15%, वो भी प्लस से, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है। और गाय को मैंने लिख दिया काऊ, जो कि 10% नुकसान, मतलब कि मैंने माइनस लिख दिया साथियों 10%। अब देखिए ओवरऑल उसको 375 का क्या हो रहा है साथियों, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ हो रहा है तो 10,000 पे तो हो रहा है, तो देखिए 375 का लाभ 10,000 पर इंटू कर दूँ मैं 100, क्योंकि परसेंट निकल आएगा। तो देखिए साथियों 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये आ गया अपना 3.75, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.75%, जो कि साथियों क्या है, प्लस का है ना, लाभ हो रहा है। अब देखिए मैं इसको घटाता हूँ, तो देखिए 10 देखिए बड़े में से घटेगा, तो इसको घटाऊंगा तो देखिए 12 में से 3 गया तो 15 में से 3 गया तो 12 बचता है, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 11.75 आ जाएगा, सॉरी 25 है ना, 11.25। इधर मैं इसको जोड़ दूँ, क्योंकि देखिए माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13.75 आ जाएगा, है ना। अब ये साथियों क्या करते हैं, हम पॉइंट को ये पॉइंट से हटा दिया है ना। अब 5 से हम इसको काट देते हैं, तो देखिए 5 से काटता हूँ तो 5 दूनी 10, बचा 3, 5 7 35, बचा 2 5 25, 5 से काटता हूँ तो 5 दूनी 10, बचा कितना साथियों 1, 5 दूनी 10, 5 25 ना। तो देखिए साथियों ये किससे कट जाएगा, 25 से 11 बार, और 25 से कट जाएगा 9 बार, ठीक है, ओके। अब ये देखिए साथियों 11 और 9 कितने हो गए साथियों 20, और 20 रेशियो किसके बराबर है, 10 बराबर, तो 1 रेशियो 10,000 बराबर, तो 1 रेशियो हो जाएगा 500 बराबर, ठीक है।
अब हमें देखिए पूरे 5 घोड़ों की कीमत है ये, तो 11×5 = 55, 11×5 देखिए रफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए हॉर्स का वैल्यू आ गई थी 11, काऊ की आ गई थी 9 अनुपात, और एक की रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई थी साथियों 500 रुपये। ठीक है, तो देखिए 11 का गुणा मैं 5 से कर दूँ और 9 का गुणा मैं 500 से कर दूँ, है ना। तो ये हॉर्स की कीमत कितनी आ गई साथियों 5500, और काऊ की आ गई साथियों 4500। अब आपको पता है हॉर्स और इनका पूछना है, तो हॉर्स कितने थे साथियों 5 थे, तो 5 से काटा तो मैंने कितना आ गया 1100, और ये साथियों गाय 10 थी, तो इनकी कितनी आ गई 450, है ना। तो कितनी कितनी कीमत आ गई साथियों 1100 और 450, एक एक घोड़े और एक एक गाय की कीमत यहाँ पर आ गई। तो आई होप कि आपने इजीली इसको समझ लिया होगा कि कितनी आसानी से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती है। सी डी 18, डी 5, ए 13 और बी की लंबाई ज्ञात करना। देखिए साथियों ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ना। अब कहीं ये आपसे पूछा नहीं गया है कि आपको उनको केंद्र से होकर गुजारना है ना, कहीं से भी गई है रेंडमली, तो मैंने चलो एक तो मैंने ये काट दी है ना, और मैंने एक ये काट दी। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो मिल रहा है वो कितना है साथियों ई पॉइंट पर मिल रहा है ना। ये मान लो मैंने ए बी मान ली और ये सी डी मान ली। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है, ई पर प्रतिच्छेद कर दी मतलब ये पॉइंट। अब देखिए सी डी बराबर 18, तो ये सी डी 18 हुई। ठीक है साहब, ये वाली सी डी 18 हुई। ठीक है, डी ई बराबर 5, तो देखिए ये वाली 5 आ गई। ए ई बराबर 13, अब देखो ए ई बराबर आ गई साथियों 13। अब देखिए सी डी अगर हमारी 18 थी और डी 5 आ गई, तो ये भी साथियों 13 हुई, है ना। तो आपको बी ई मतलब ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए साथियों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये पॉइंट का रेशियो है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए ई मल्टीप्लाई वी ई बराबर होता है सी ई मल्टीप्लाई डी ई। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, तो इनकी वैल्यू लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए ई की वैल्यू कितनी है साथियों, ए ई की वैल्यू 13, बी साथियों निकालनी है बराबर सी ई कितनी है साथियों, सी ई भी 13 है, कहाँ है ये वाली, और डी कितनी है साथियों, डी ई 5 है। तो देखिए ओ सॉरी कट गया साथियों, देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से, है ना। तो देखिए हमारी कितनी आ गई थी, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना साथियों। देखिए एक सर्कल बना लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए, है ना। ये हाँ, एक ये और एक ये काट दी, ये ए बी हो गई, ये सी डी हो गई। अब देखिए सी डी ई हो गई, ये ई पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, और ये साथियों 13 हो गया, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई हमें करना था 13 गुणा 5 बराबर में 13 गुणा वी, है ना। यही पिछला थोड़ा सा करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। देखिए ए ई बराबर वी ई बराबर में सी ई गुणा में डी ई। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर रख दी मैंने और ये वाली इधर रख दी, तो आप समझ लीजिएगा, है ना। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए 13 से मैंने 13 काट दिया, तो वी की वैल्यू कितनी होगी साथियों 5 सेंटीमीटर, है ना। बी कितनी होगी साथियों 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं क्या इसमें हो रहा है। देखिए एक बेलन 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ, ठीक है। यदि इस बेलन में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है और बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों आपको पता है, मैं एक बेलन बना लेता हूँ ना, ये मैंने बना लिया एक बेलन, ठीक है। अब इससे हमें कोई पता नहीं, मान लो इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है साथियों, तो आपको पता है अगर हम इसमें एक गोला डालेंगे, क्या डालेंगे साथियों, एक गोला डालेंगे,
तो ये पानी का स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना कि गोले का आयतन होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो बस ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा वॉल्यूम बराबर करना होता है। किसका वॉल्यूम बराबर? गोले का, मतलब जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं अंदर उसका भी आयतन, और जिस चीज में डाल रहे हैं उसका आयतन प्लस उसकी हाइट, क्योंकि हाइट उसी की बताना है जिसमें डाला जा रहा है ना। तो देखिए बेलन में डाला जा रहा है तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई, रेडियस कितनी है 12, तो 12 को मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर, तो 12 गुणा में 12 और गुणा में हाइट हमें निकालना है, ठीक है। और गोले की त्रिज्या 4/9 है ना, तो गोले का मैं आयतन नीचे लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना जाए, है ना, बराबर करके 4/3 पाई, आर की वैल्यू 9 है तो 9 आर क्यू होता है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पाई से तो साथियों पाई गया, 3 से ये 9 गया 3 बार। अब देखिए इस 4 से ये 12 गया 3 बार, और इस 3 से ये 3 गए, है ना। अब यहाँ पर 12 बचा तो 12 को काटा मैंने 4 से 3 बार, नहीं सॉरी 3 से 4 बार, और 3 से काटा 3 बार, है ना। तो देखिए 9 × 27 बटे कितना हो गया 4, तो हाइट कितनी होगी साथियों 27/4। अब 4 का भाग दो, तो 4 का भाग अगर मैंने दिया तो 4 × 24, 24 बचा 3, तो 4 7 28, 4 5 20, 6.75। डी ऑप्शन साथियों आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न क्या है, यदि 3a और 4a का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है, ठीक है साहब। यदि a b का 2 गुना हो तो a का लघुत्तम मतलब छोटा मान बताना। देखिए a साथियों b का क्या है दुगुना है, तो ये अगर 2 है साथियों तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, 3a और 4a का अंकगणितीय माध्य 5 से अधिक है ना। तो देखिए 3a + 4 है। अब माध्य कैसे, इन दोनों का भाग दे दो, ये माध्य क्या है 50 से अधिक है, तो मैंने 50 से अधिक साथियों यहाँ पर ले लिया। अब देखिए a की वैल्यू रख दो 2, और यहाँ पर b की वैल्यू रख दो। देखिए साथियों ये b है ना 4 है और 4b का है ना, तो b की वैल्यू 1 रख दो। देखिए a की वैल्यू मैंने 2 रखा तो 3 दूनी हो गया 6, b की वैल्यू रखा मैंने 1 तो 4 हो गया, बट्टे में हो गया 2, ग्रेटर देन है 50। तो देखिए 6 4 10, 10/2, तो 50 को हो जाएगा 100। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 10 आ गई, है ना। तो हमें 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 का अगर मैं इधर गुणा करता हूँ, 2 का इधर करता हूँ तो कितना 20, सॉरी 2, देखो इसको मैं रफ करता हूँ, ये मैंने कर दिया रफ। चलिए देखिए 2 ग्रेटर देन है साथियों कितना 20, और हमें क्या बताना था a का लघुत्तम मान, लघुत्तम पूर्णांक मान, है ना। तो देखिए 2 रेशियो बराबर तो साथियों क्या हो रहा है 20 से अधिक हो रहा है। अगर मैं बराबर करता हूं तो 20 ही आएगा, लेकिन हमें लघुत्तम चाहिए तो मतलब 20 से छोटा चाहिए। तो 20 से छोटा कौन सा है साथियों 19। तो a का जो है लघुत्तम मान है कितना हो जाएगा साथियों, a का लघुत्तम मान 19 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने के कारण इसे 2.5 घंटे में भरा जाता है। पानी से पूरी भरी टंकी रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अब देखिए साथियों 2.5 घंटे, अब 2.5 घंटे आपको पता है 5 का कितना होता है आधा होता है, तो मैंने ये लिख दिया 5 का आधा। देखिए एक पाइप है 2 घंटे में भर रहा है, तो इनलेट पाइप बराबर आ जाएगा साथियों 2 घंटे, ठीक है। और दोनों रिसाव के कारण ये 2.5 घंटे में भराइए, तो इनलेट माइनस कर दूं मैं आउटलेट, जो कि 2.5 घंटे मतलब 5/2 में हो रही है ना। 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने वाले हो साथियों, तो अंत तक अवश्य रहे। देखिए अब इनका टोटल कैपेसिटी चाहिए हमें टंकी की, है ना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए कभी भी हम फ्रैक्शन जैसे 5/2 हो गया और 2, इनका एलसीएम हम लेते हैं तो ऊपर की संख्या का एलसीएम नीचे लेते हैं हम एलसीएम। तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 10, और इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 1, तो कुल मिलाकर साथियों टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसमें अगर मैं भाग दे देता हूँ तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखते हैं हम, है ना, एफिशिएंसी। तो देखिए 2 का भाग 5 में दूँ तो 5 एफिशिएंसी गई, मतलब इनलेट पाइप 5 की स्पीड से भर रहा है। और 5/2 का भाग देता हूँ तो देखिए अगर मैं 5/2 का 10 में भाग देता हूँ तो 5 तो नीचे जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 4 आ गई, है ना। तो इनलेट
माइनस आउटलेट में कर रहा हूँ तो 4 एफिशिएंसी आ रही, तो इनलेट अगर 5 है और इन दोनों का अंतर 4 है, तो कुल मिलाकर जो आउटलेट है हमारा वो 1 की एफिशिएंसी से पानी को बाहर निकाल रहा है ना। तो पूछा क्या कि देखिए पानी से पूरी भरी टंकी रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो भाई साहब 10 टोटल कैपेसिटी में 1 का भाग दे दो, तो कितने घंटे में साथियों, तो 10 घंटे में ये टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो 10 घंटे आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न वो कि धमाकेदार है, देख लेते हैं। देखिए साथियों 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, मतलब कैप्टन है साथियों। कैप्टन की जो औसत आयु कितनी है साथियों, 35 वर्ष है। मैं लिखता नहीं हूँ ना, देखिए कैप्टन 35 वर्ष है ना, ठीक है। तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक। तो देखिए साथियों विकेट कीपर की आयु 5 अधिक मतलब कि उसकी 40 वर्ष होगी, तो आपका होगा बिल्कुल सर। देखिए अब यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, ठीक है साहब, निकाल दिया, तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष से कम हो जाती, काम नहीं कम हो जाती है। तो टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, कर लेंगे साथियों। देखिए मान लेता हूं मैं कि पूरे टीम की औसत आयु, ये मैंने ले लिया टीम की औसत आयु साथियों कितनी, 1 है। और अब टीम में से 2 मेंबर मान लो, इनको मैंने निकाल दिया, तो अब 11 में से 2 हटा दिया तो कितना बचा साथियों, 9 सदस्य, जो कि 9 सदस्य की औसत आयु इस सभी की टीम की औसत आयु से 3 वर्ष से कम हो जाती है। तो ये 9 सदस्यों की आयु होगी, ठीक है। तो देखिए साथियों अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर पूरी सदस्य की औसत आयु में से ये 9 सदस्यों की घटा दूँ तो इनका अंतर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यही तो हटे हैं, है ना। तो ठीक है, तो देखिए x का गुणा 11 से करता हूँ तो 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु हो जाएगी, माइनस कर दूं मैं 9 खिलाड़ियों की आयु, तो 9 माइनस x, अंतर इनका आ जाएगा साथियों कितना, 40 और 40 प्लस में 35, है ना, क्योंकि दोनों की आयु के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 11x माइनस का 9x, 9 माइनस का देखिए x माइनस 3 है साथियों, है ना, 9, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, मिस्टेक हुई है लिखने में, ये मेरा माइनस किया है ना। देखिए 9 सदस्य साथियों और 1 माइनस 3 इनकी क्या है, औसत आयु है, ठीक है, ठीक है। अब तो देखिए 9 का गुणा मैंने अगर 1 से किया तो कितना जाएगा, 9x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 9 और 3 27 बराबर में कितना, 40 35 75। देखिए 11 में से 9 गया साथियों कितना जाएगा, 2x, और देखिए 15 में से 7 जाएगा 8, और 6 में से 2 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, और 24 आ गई, क्योंकि 2 से काट दिया हमने। और हमसे पूछा था क्या साथियों, टीम की औसत आयु, तो कितनी आ गई साथियों, 24 ईयर्स। तो आई होप कि आपको समझ में साथियों आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत ईजी तरीके से साथियों इसको कर सकते हो। तो चलिए साथियों आज के हमारे पहला प्रश्न जो कि हमने छोड़ा था लास्ट में करने के लिए, उसकी तरफ हम चलते हैं। ये साथियों जितने भी साथियों अभी तक हमने प्रश्न किए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तो उसको हम डबल से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न और पहला प्रश्न भी यही था, तो देख लेते हैं इसको क्या प्रश्न में बोला जा रहा है। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त में से प्रत्येक एक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है, तो तीनों वृत्तों के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए समझ गए हम, करना क्या है, थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक वृत्त मैंने ये लिया, देखिए रफ करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि तीनों स्पर्श कर रहा है ना, ये हाँ एक वृत्त साथियों मैंने ये लिया, अरे फिर से करता हूँ ना साथियों, एक वृत्त मैंने ये लिया, एक वृत्त मैंने ये ले लिया, है ना, और एक वृत्त मैंने ले लिया ये, है ना, ये नहीं हो रहा है, देखिए फिर से लेता हूँ, हाँ आ जाएगा, है ना, ये साथियों, है ना, समझ लो कि यहाँ पर कर रहा है।
अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इन तीनों वृत्त से घिरी जो जगह है, जगह मतलब ये साथियों जो जगह है ना यहाँ पर, देखिए कौन सी, ये जो जगह है ना ये इतनी घिरी हुई ये खाली जगह, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल कैसे सकोगे, तो देखिए साथियों इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रत्येक की रेडियस कितनी है साथियों, 7 है, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो देखिए अगर रेडियस 7 है साथियों, तो देखिए ये रेडियस और ये रेडियस 14 सेंटीमीटर की भुजा का एक त्रिभुज बनाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का, है ना। तो ये कितना होगा साथियों, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे हम एक समबाहु त्रिभुज में से, तो हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे, है ना, डायग्राम से। तो देखिए रेडियस आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 7 है, जो कि है ही सही उसमें। और हमारे समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 14, है ना। आपको मैंने दिखा दिया। अब समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है साथियों √3/4 a² मतलब 14 का वर्ग, माइनस कर दो साथियों, किसको करेंगे, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्र होता है πr², 60/360, क्योंकि θ/360, और गुणा में कर देंगे साथियों 3, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा ये 7 बार, 2 से काटा ये 7 बार, तो ये कितना, 7 49 √3, 49 √3 माइनस। अब देखिए साथियों 6 18, 18 दूनी हो गए 36, है ना। तो देखो पाई को लिखूंगा 22/7 इंटू में रेडियस 7 है तो 7 × 7, और बट्टे में कितना आ जाएगा साथियों 2। तो देखिए ये 7 से 7 गया, 22 7 हो गया। देखिए 2 से काटो 11, 22 को तो 11 बार, तो 7 × 11। तो देखिए आंसर कितना आ गया साथियों, आप देख सकते हैं 49 √3 माइनस में 11 7 77 सेंटीमीटर। तो बताइए साथियों, कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन कैसा लगा है, हम कितना सोच सकते हैं और कितनी हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है अगर हम रेगुलर सेशन लेते हैं। तो साथियों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर वाले परिवार को दिल से सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।